can start. Your question is 2N2O gives 4NO2 plus O2. एक रिएक्शन गिवन है आपको. रेट ऑफ फॉर्मेशन इसमें गिवन है 2.8 10 raised to power minus 3 m per second. आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O कैलकुलेट करना है. स्टार्ट डूइंग इट. बनाओ पहले इक्वेशन. कैसे बनेगी इसकी इक्वेशन रिएक्शन के लिए? ट्वेल्थ मेडिकल, प्लीज मेक इट फास्ट. डोंट रोम इन क्लास. सिट डाउन. स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. एक्सप्रेशन लिखो पहले सभी इसके लिए. आपको इस N2O का रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैलकुलेट करना है. उसके लिए आप पहले एक्सप्रेशन बनाओगे. रेट का रेट इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है N2O, माइनस डिनोमिनेटर में 2 आएगा. कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ऑफ N2O5 कोफिशिएंट 2 है, इसीलिए डिनोमिनेटर में 2 आएगा, और रिएक्टेंट है इसीलिए माइनस साइन. नाउ दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट है NO2 1 अपॉन 4 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ऑफ NO2 is equal to delta upon delta T of O2. ये आपका रेट का एक्सप्रेशन बनता है कंप्लीट इक्वेशन के लिए. अब आपको क्या दिया है? आपको NO2 की कंसंट्रेशन गिवन है, और आपको क्या पूछा है? सॉरी, मैंने यहाँ N2O5 लिख दिया. आपको यहाँ N2O गिवन है. Is it N2O? No, N2O5 की है ये. N2O5 की है. ठीक है, क्वेश्चन में भी N2O5 है. तभी तभी वो NO2 बना पाएगा ना, राइट? तो ऐसे एक्सप्रेशन बनाना है. अब आपको इसमें NO2 की कंसंट्रेशन दी है, और आपको N2O5 के लिए बनानी है. NO2 की कंसंट्रेशन is 2.8 10 raised to power minus 3. अब इस कंसंट्रेशन से आपको अगर N2O5 की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है? ये गिवन है 1/2. सो आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे. हाफ into 2.8 into 10 raised to power minus 3. This gives you 1.4 10 raised to power minus 3 mole per second. ठीक है, इस तरह का 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा. एक चीज की कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी, दूसरी चीज की कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी होगी, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले देखे. आपने असाइनमेंट सॉल्व की घर पे? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव सॉल्व्ड द असाइनमेंट. जो भी क्वेश्चन रह गए थे, हु हैव डन इट? लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे असाइनमेंट के, जो मुझे लगा था न्यूमेरिकल्स आप शायद
मेरे बिना नहीं कर पाओ सारे लोग। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो एमसीक्यू थे, जो मुझे लगता था कि आप लोग कर लोगे। क्या है किसी ने ट्राई? रेज योर हैंड्स, यू हैव ट्राइड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। नोबडी? बेटे जो असाइनमेंट्स आपको मिलती है, अब एक क्लास में सारे क्वेश्चंस नहीं हो सकते अगर वो न्यूमेरिकल्स हैं तो घर जाके उनको किया करो, जो नहीं आता है वो पूछा करो। अगर छोटे बच्चों की तरह होमवर्क नहीं मिलता है +1 +2 में कि हाँ जी आपको लिखे डायरी पे कि ये लिख करके आना है, दिस इज बाय डिफॉल्ट। ये आपकी एडिशनल हेल्प के लिए क्लासेस है, तो इसमें थोड़े से एफर्ट्स आप भी डालो, अपनी हेल्प करो खुद, ठीक है? तो आगे से जो भी असाइनमेंट आपको मिलेगी आप ट्राई किया करो, घर जाके उसको किया करो, कोशिश किया करो, नहीं हुई तो पूछा करो, फायदा उठाओ इन क्लासेस का। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे, आपको क्वेश्चन आता है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच डिफरेंस। रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। रेज योर हैंड, कौन मुझे बता सकता है इनके बीच क्या डिफरेंस क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट कौन बता सकता है मुझे? गुरलीन कौर, नॉन मेडिकल। गुरलीन, is she there? Come forward. डिफरेंस आता है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच? क्या आपको पता है क्या चीजें होती है ये रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट? यस और नो? अगर नहीं पता है तो हम इतनी क्लासेस से यही चीजें पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। सुनिधि शर्मा, नॉन मेडिकल। सुनिधि, हाँ जी बेटा, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट? हाँ जी बताओ जितना पता है बेटा। Increase in the concentration of reactant and increase in the concentration of product is known as rate of reaction. And rate constant? Rate constant is defined as the rate of reaction is equal to rate constant is equal to the rate of reaction when concentration of the reactant is taken as unit. Fine, this is the definition which you're telling me. आपको वैसे पता है क्या चीज होता है रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन है जिस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। आप रेट लॉ में पढ़ते हो कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है? प्रोडक्ट के नहीं, रिएक्टेंट के, राइट? जब भी आपने डेफिनेशन में भी बोला है रिएक्टेंट्स पे नहीं डिपेंड करता है रेट, सॉरी प्रोडक्ट पे नहीं डिपेंड करता है रेट, रिएक्टेंट्स पे सिर्फ डिपेंड करता है, ठीक है? या फिर आप इसको लिखते हो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट में। ज्यादा रिएक्टेंट्स है तो ज्यादा, पर प्रोडक्ट्स में, लेकिन प्रोडक्ट नहीं, ठीक है? वो वाला प्रोडक्ट नहीं, मल्टीप्लाई वाला कि एक रिएक्टेंट इनटू दूसरा रिएक्टेंट अगर ज्यादा रिएक्टेंट हो, लेकिन प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, जो हमारा आउटपुट बनता है रिएक्शन का उस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? अब ये रेट आपको स्पीड बता रहा है रिएक्शन की। रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है तो आप अगर उसको 10 मिनट बाद चेक कर रहे हो तो एक चीज तो सेम रहेगी, वो होता है रेट कांस्टेंट। रेट तो धीरे धीरे कम होता रहता है रिएक्शन का, क्यों? क्योंकि रेट डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितना रिएक्टेंट है। अगर आपने 1 किलो रिएक्टेंट लिया, ठीक है, उससे प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, तो वो हमेशा रिएक्टेंट की क्वांटिटी 1 किलो थोड़ी ना रहेगी, वो प्रोडक्ट बनता जाएगा तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी तो कम होती जाएगी ना। 100% तो कोई भी चीज नहीं होती, कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, चाहे वो आइडियल गैस हो, हाइपोथेटिकल है,
कोई आइडियल सॉलिड हो, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन हो, वो भी हाइपोथेटिकल है। कोई भी चीज 100% नहीं होती है, हाइपोथेटिकल होती है। जो आइडियल चीजें होती है, परफेक्ट चीजें होती हैं, ठीक है। तो 100% रिएक्टेंट भी कभी प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकते। बहुत सारे रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं, अच्छे से कोलाइड कर गए तो प्रोडक्ट बना लिया थे, तो सारे नहीं बना पाते। उसके लिए भी जो कोलिजन थ्योरी है वो कहती है कि वही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना सकते हैं जिनके पास है प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। दो कंडीशन जो प्रोडक्ट बना, कि जिन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनना है उनको आपस में जिसको जिसके साथ बॉन्ड बनाना है, दे शुड फेस ईच अदर, कि आराम से बॉन्ड बन सके। और ऐसे मर मर के नहीं वो टकराएंगे, वो बहुत एनर्जेटिकली ऐसे टकराएंगे ताकि वो बॉन्ड बना सके, ठीक है। तो अगर इसका इस सरफेस का इस सरफेस के साथ बॉन्ड बनना है तो उनकी ओरिएंटेशन ऐसी होनी चाहिए, ना कि ऐसी या ऐसी, कि जिन रिएक्टेंट को आपस में बॉन्ड बनाना है दे शुड फेस ईच अदर। ये होती है ओरिएंटेशन, ठीक है। और प्रॉपर एनर्जी के साथ उनको कोलाइड करना है, तभी अच्छे इफेक्टिव कोलिजन हो सकते हैं। लेकिन सारे के सारे रिएक्टेंट्स इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। जितने भी रिएक्टेंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर एरिया पे पर्टिकुलर टाइम में रिएक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कि मान लो 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उनमें से 100 में से अगर सिर्फ 80 रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, 20 नहीं बना पा रहे हैं, तो वो 80 जो नंबर है दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर। जिसको आप ये आर्हीनियस इक्वेशन जो हमने लास्ट टू लास्ट टाइम की थी, उसमें ये था कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी है Z, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है P, ये दो रिएक्टेंट्स A और B, e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। प्रॉपर इनकी एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, और R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे ये जितने भी कोलिजन्स होंगे, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसमें से जितने प्रोडक्ट बना पाएंगे वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, ठीक है। तो कोलिजन की थ्योरी पे सारा डिपेंड करता है कि कितना रिएक्शन हो रहा है, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। और इसमें जो रेट लॉ हम पढ़ते हैं, हम इसमें बोलते हैं रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो मैंने डेफिनेशन इसने बताई बच्ची ने मुझे, उसने बोला कि rate constant is equal to rate when concentration of reactant is unity. Anything raised to power 0 is 1. तो जब concentration raised to power 0 कर दोगे तो रेट और रेट कांस्टेंट बराबर हो जाता है। ये इसकी डेफिनेशन का तरीका है, इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। पर रेट कांस्टेंट है क्या चीज? ये वो वैल्यू है जो एक रिएक्शन के दौरान सेम रहेगी। रेट कम होता रहेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी। तभी हम कहते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट, क्योंकि जब रिएक्ट प्रोडक्ट में चेंज होता रहेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, तो रेट भी कम होता है। लेकिन रेट कांस्टेंट कम नहीं होता, वो उसी स्पीड से रिएक्ट करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब रेट का क्या है? रेट हो गया हमारे पास कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर और टाइम होता है सेकेंड, तो इसकी यूनिट हमेशा सेम रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। बट रेट कांस्टेंट की यूनिट डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। जैसे कि अगर आपके पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो हमने कहा उस वक्त तो K और रेट कांस्टेंट सेम ही रहेगा, तो 0 ऑर्डर के लिए तो यूनिट भी सेम रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मगर अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इससे रेट हुआ मोल पर लीटर पर सेकेंड और कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, ये कट हो जाएगा तो रेट कांस्टेंट की यूनिट आएगी सेकेंड इनवर्स, दिस इज -1, ठीक है। K is equal to F raised to power -1 सेकेंड इनवर्स।
राइट। अब क्या मतलब हुआ इसका कि इसकी यूनिट हमेशा सेम रहेगी रेट की, विच इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी यूनिट चेंज होगी। ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो वैसे ही है, लेकिन सेकंड सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए तो वैसे ही है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स है, तो मतलब वो हर ऑर्डर के लिए डिफरेंट रहेगी, आप किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, अच्छा फिर अब इसमें आ गया कि ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए वो कांस्टेंट है। तो तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और इसमें आप लिख सकते हो इट डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप डेफिनेशन पे लिख सकते हो कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो रेट लॉ आप बोलते हो, और इसका जो कोफिशिएंट है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। यू कैन यूज दैट डेफिनेशन फॉर वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस, और इसमें आप ये वाला यूज कर सकते हो दैट रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। जब ये फैक्टर 1 हो तो रेट कांस्टेंट रेट के इक्वल होता है। ये इसकी डेफिनेशंस लिख सकते हो, सेकंड पॉइंट इसके यूनिट्स पे लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट इसकी कंसंट्रेशन की डिपेंडेंस पे लिख सकते हो। डन है? एनी क्वेश्चंस? पूछा करो तो फिर, मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ, पूछा करो क्वेश्चन, जो नहीं समझ आता बोला करो। राइट, नेक्स्ट हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, एंड आई रियली होप ये वाला डिफरेंस तो आपको आता होगा, order and molecularity। नवजोत कौर, ये फिर से मैंने नवजोत ही बोला क्या? सेम बच्चे को बुलाया क्या? नो मैम। अच्छा, नवजोत कौर, नवजोत कौर। हाँ बेटा, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बताओगे कोई? मैम जो ऑर्डर है वो तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देयर पावर होता है। किसकी बात? रिएक्टेंट की। अच्छा, अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे ना और रेट लॉ नहीं लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर आप क्या बोलते हो कि हमने तो लिखा था, मैम ने मार्क्स नहीं दिए, क्योंकि जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है, और एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड रेट लॉ से ही होता है। तो रेट लॉ में एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन्ड वाली ही कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि कोफिशिएंट्स ही सेम रेट लॉ में कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना। जैसे टेबल वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो रेट लॉ जरूर लिख देना कि सम ऑफ पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स एज गिवन इन रेट लॉ, ठीक है, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट होगी। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? It is number of molecules of reactant which combine together to form product. ओके, नंबर, लेकिन कहीं भी, कभी भी, कैसे भी देखो, अगर इनकी कंडीशन साथ में नहीं लगाओगे दैट इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। मैंने देखा है लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम्स में भी बहुत बच्चे, क्योंकि लास्ट ईयर का रिजल्ट थोड़ा सा ऐसे रहा था, तो बहुत बच्चे इसी कॉन्फिडेंस में थे कि मैंने तो बहुत सारे डिफरेंसेस लिखे हैं, मैंने तो 5 पॉइंट्स लिखे हैं। इट इज नॉट अबाउट पॉइंट्स, इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ आंसर। और एटलीस्ट जैसे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के डिफरेंस तो एनसीईआरटी में भी दिया है, या तो आपने एनसीईआरटी की डिट्टो लाइंस वहां लिखी हो, बिकॉज जो ब्लूप्रिंट मिलता है वो एनसीईआरटी की लाइंस डिट्टो कट पेस्ट करके उनको दे दिया जाता है कि ये आंसर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो या तो वो डिट्टो आपको लाइंस याद हो, या फिर अगर आप अपना आंसर बना रहे हो तो फ्रेम इट वेरी केयरफुली, क्या चीज उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे शायद मैंने पहले भी बताया होगा, इफ यू आर राइटिंग अ लॉ तो साथ में उसका
फॉर्मूला जो भी यूज हो रहा है वो लिखा होना चाहिए विद एक्सप्लेनेशन की। अच्छा, अगर आप लिख रहे हो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, यू शुड टेल व्हाट इज P, व्हाट इज KH, व्हाट इज X। ऐसा नहीं कि ये तो मैम इनको खुद ही पता होगा, फिर तुम्हें लिखने को ही क्यों देते हम। ठीक है, तो ऐसे ये बाय डिफॉल्ट नहीं लेके चलते कि यार ये तो अंडरस्टूड ही है, आपको बताना है, आपको ऐसे लिखना है कि अगले को पता नहीं है, वो पढ़ के ही समझेगा कि ये चीज होती है। ठीक है, तो ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी का, बैठ जाओ बेटे, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी का सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो यही चीज है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है तो ये बनाता है एक्सपेरिमेंट से चेक करके रेट लॉ, जिसमें जो भी रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट होगा वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होगा। मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन पे मैंने आपको इसलिए वो बोला, आपने कहा कि जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रही हैं, इट इज नॉट ट्रू। अगर किसी रिएक्शन में 10 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो वो 10 के 10 मॉलिक्युलरिटी नहीं उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस अगर हैं, या तो आपने उस डेफिनेशन में लिख दिया इन अ सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन होता है जो एक स्टेप में होता है, उसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे विल पार्टिसिपेट इफ इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। बट इफ इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स में से जो भी सबसे स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, और उस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में कोलाइड करके मॉलिक्युलरिटी बताते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना है, या तो आप बोलो अपनी डेफिनेशन के साथ कि मैं सिंगल स्टेप की बात कर रही हूँ, दैट इज अंडरस्टूड कि जो भी है वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। बट अगर ऐसा नहीं बोलते हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसमें स्लोएस्ट स्टेप ही डिटरमिन करेगा। ठीक है, और कोई डिफरेंस कोई मुझे विलिंगली बताना चाहता है, कोई खुश भी होता है बताने में तो जरा बताओ, नहीं तो मेरे पास तो नेम्स की लिस्ट है। क्या था डिफरेंस मेडिकल सेक्शन से? नोबडी? लोग लेजी हो कि शाय हो या फिर पढ़ते ही नहीं हो? कैन नॉट बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। नेगेटिव हो सकती है? यस। फ्रैक्शनल हो सकती है? फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। ठीक है, ऑर्डर कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शनल, बट मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर होगी और पॉजिटिव होगी, कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। ठीक है, या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। साबित होगा कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से के साथ कोलाइड करेगा, आधा मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता, उनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और एक और पॉइंट कोई और बता सकता है? बोलो, देख के बता रहे हो? ये कहता है ऑर्डर जो है दैट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी है दैट इज ओनली मेंट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। जो मैंने कहा था डेफिनेशन में भी, या तो आप एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बोल रहे हो कि ठीक है जी मेरे पास एक सिंपल रिएक्शन है, उसमें जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं वो सब मॉलिक्युलरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इफ इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको मैकेनिज्म स्टडी करना पड़ेगा, और उसमें तो स्टेप में जो जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो होगी मॉलिक्युलरिटी। चलो जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर वाला नहीं किया था ना हमने लास्ट टाइम? यस सर नो तो बोल दो, पता है प्रेशर वाला क्वेश्चन।
चलो देखो नेक्स्ट वाला, मुझे तो याद नहीं किया था, तुम लोगों का पता नहीं मुझे। अब एक रिएक्शन है SO2Cl2. This gives you SO2 plus Cl2. इसमें दो एक्सपेरिमेंट हैं। टाइम गिवन है 0 and 100 and pressure given है total pressure and 0.7. ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट। यस और नो तो बोल दिया करो, फॉर्मूला पता है? ओके, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पता है? रेट कांस्टेंट का लास्ट टाइम क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। मनदीप सिंह, नॉन मेडिकल, मनदीप सिंह। मनदीप बेटे, फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला याद है? राजदीप, ओके। परमिंदर सिंह, equals to minus KD upon 2.03. आगे हटो, दमनप्रीत, दमनप्रीत, हरमनजोत कौर मेडिकल। महकप्रीत सिंह, मेडिकल। आए नहीं है क्या ये लोग? ये तो यही बात होगी, मैं खुद ही पढ़ी जा रही हूँ, खुद ही सॉल्व करी जा रही हूँ, तुम्हारी तरफ से कोई इंटरेस्ट, कोई इंटरैक्शन नहीं। तो क्या फायदा है? मुझे तो ऑलरेडी आता है, मुझे खुद थोड़ा ना पढ़ना है, तो थोड़े से एफर्ट्स तो तुमको भी करने पड़ेंगे ना। फॉर्मूला तो एटलीस्ट तुमको याद करना पड़ेगा। मैं तो समझा सकती हूँ चीजें फॉर्मूला में पुट कैसे करनी है। तो कोई याद है फॉर्मूला? रेज योर हैंड। Who knows the formula? फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होता है? रेज योर हैंड्स। ओके, जिनके हाथ नहीं खड़े वो मुझे ये बताओ, क्या सोचा आपने, कब याद करोगे ये फॉर्मूलाज? जो ऐसा करो, अभी आपके बुक में
आपके बुक्स तो अभी आपके पास होंगी, अगर नोटबुक में नोट किया है नोटबुक से। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, मैंने लास्ट टाइम भी पूरा ये करवाया था। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला और हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला अभी लिखो, अभी लिखो, अभी पूछूंगी मैं पहले, तभी मैं आगे चलूंगी। रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, एंड हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। फोर फॉर्मूला। काम बिना बोले भी हो सकता है, क्या करना है आपको, फॉर्मूला ही लिखना है, याद करना है और मुझे सुनाना है। कोई ऐसा भी है जिसको ये पता ही नहीं है कि करना क्या है? प्लीज रेज योर हैंड जिनको ऐसा लगता है मुझे नहीं पता चला क्या बोला मैम ने, क्योंकि बाद में अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी या फॉर्मूला पूछूंगी फिर आपने बोला तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पहले ही बता दो, नहीं पता है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आई विल टेल यू क्या करना है। नॉन मेडिकल में से सबने कर लिया बेटा, फॉर्मूला लिख लिया, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड हाफ लाइफ। कोई है जिसने नहीं लिखा है अभी बता दो। लास्ट बेंच पे जो गर्ल्स हैं आप दोनों ने लिख लिया बेटे, नॉन मेडिकल सेक्शन। मेडिकल में से बैक बेंचर्स, फ्रंट बेंचर्स, अभी बड़ी यस निकल रही है, जब क्वेश्चन पूछती हूँ तो नहीं निकलती। चलो कौन बताएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? बता दो, थोड़े से गुड़गुड़ी कर दो बीच में, बोलो। लॉग के बाद क्या बोला? एक मिनट, फर्स्ट बेंच पे, 12th नॉन मेडिकल फर्स्ट बेंच पे बताना जरा लॉग के बाद क्या बोला आप लोगों ने। कोई भी एक बच्चा बता दो क्लियर वॉइस में जरा। ए अपॉन ए नॉट, तो ये चार फॉर्मूला याद करने में लग जाएंगे, इतने में तो +2 खत्म हो जाएगी। हाँ ऊपर क्या लिखना है मुझे? ऊपर लिखते हैं कुछ। ऊपर लिखनी है इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी होगी ए नॉट के फॉर्म में, ठीक है, या आर नॉट के फॉर्म में इनिशियल कंसंट्रेशन आपको लिखनी है, ठीक है। और नीचे आप लिखते हो फाइनल कंसंट्रेशन जो भी बच गया होता है, लेकिन ये कंसंट्रेशन वाला चलता है जब आपका सोल्यूशन बना होता है, सॉलिड एंड लिक्विड काइंड्स और लिक्विड एंड लिक्विड काइंड्स। अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें देखो टॉप पे सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला की मॉडिफिकेशन होती है, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर होता है Pi, इनिशियल प्रेशर, और नीचे होता है फाइनल प्रेशर, ठीक है।
लेकिन ये लेफ्ट आउट वाला प्रेशर है, तो इसको कैसे हम निकालते हैं? ये हर इक्वेशन के लिए डिफरेंट हो सकता है। हमें इस पे रिएक्शन को डिराइव करना पड़ता है, जैसे इक्विलिब्रियम में डिराइव करते थे। पर मुझे पूरा भरोसा है कि केमिकल काइनेटिक्स की ये हाल है, तो इक्विलिब्रियम तो ऐसे क्या था? कितने बच्चों को, ऑनेस्टली बताना, कितने बच्चों को इक्विलिब्रियम आता है आप में से? ये नहीं करते भी तो फिर मेरे को लगता है फिर कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, चलो, पर करना चाहिए, कंपटीशन में तो आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, जो पी नॉट है नीचे ये लेफ्ट आउट प्रेशर है। रिएक्शन जब हो जाएगा तो जो रिएक्टेंट बचता है, जैसे हम कंसंट्रेशन देते हैं ना, लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन की कितना हमारे पास बच गया रिएक्टेंट, तो वैसे ही बचे हुए रिएक्टेंट का प्रेशर है ये, जो एंड में आप लिखते हो। सेम चीज, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला है। लेकिन क्या कि इसमें जैसे आपकी ये इक्वेशन है SO2Cl2, this gives you SO2 plus Cl2। अब ये मेरे पास जब रिएक्शन शुरू ही होगा तो हम लिखते हैं T इज इक्वल टू 0, कि अभी रिएक्शन शुरू हुआ है, तो उस वक्त सिर्फ मेरे पास रिएक्टेंट होगा, और रिएक्टेंट का जो प्रेशर होगा वो होगा PI, इनिशियल प्रेशर। सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट उस वक्त नहीं हो। ठीक है, अब इस रिएक्टेंट में से कुछ पोर्शन निकलेगा जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, और इनके कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग, जैसे अभी यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है ना, तो इनके कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग उतनी इतनी क्वांटिटी यहाँ पर बनती रहेगी। ठीक है, अब टोटल प्रेशर जब आप इसका निकालोगे तो टोटल प्रेशर क्या होगा? इस सब का सम, इस टाइम पे जो प्रेशर है उसका सम, क्या? PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, ये बनेगा PI प्लस एक्स। ये क्या बन गया मेरे पास? टोटल प्रेशर। ये तीन चीजें पहले तो आपको ऐसे बना लेनी। अब मैंने जो आपको बोला फॉर्मूला कि ये सेम ही फॉर्मूला है सॉरी, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन, मैं यहाँ लिखती हूँ लेफ्ट आउट वाला प्रेशर जो बच गया है। अब आप देखो SO2Cl2 ये आपका रिएक्टेंट था, इसमें से क्या बचा आपके पास? PI माइनस एक्स बचा। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन ऐसा आएगा उसमें दो ही चीजें दी होंगी, दो प्रेशर्स दिए होंगे। एक, जब टाइम 0 है, तो जब टाइम 0 है जो प्रेशर हमें दिया होगा वो इनिशियल प्रेशर होगा, PI हम उसको बोलेंगे। और एक जब टाइम T है, T मतलब 100 यहाँ पर सेकेंड ले लिया हमने। ठीक है, तो ये जो हमारा टाइम है 100 सेकेंड पे, उस वक्त जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, ये दो चीजें हमारे को दी होंगी। तो एक्स क्या है? एक्स वो प्रेशर है जो रिएक्शन के दौरान कुछ पोर्शन निकलेगा और बचा हुआ हमारे पास रह जाएगा, PI में से कुछ पोर्शन निकल गया, बचा हुआ प्रेशर रह गया। तो मुझे एक्स की वैल्यू इन्हीं दो चीजों से निकालनी है, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर से। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया? PT इज इक्वल टू PI माइनस PI प्लस एक्स। PT मेरे पास है, PI मेरे पास है, तो मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू PT माइनस PI। ठीक है, ये x की वैल्यू, यहाँ तक समझ आया? आपको बोर्ड में, आपको कंपटीशन में सेम क्वेश्चन भी मिल जाएगा। आपको NCERT में
दो क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, इन टेक्स्ट में भी मिलेगा, बैक एक्सरसाइज में भी मिलेगा, बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उसमें भी मिलेगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपने कभी ऐसा ऐसा किया नहीं होगा, मगर अगर आएगा तो वो और में भी दोनों सेम ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक में भी आपको और में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, या तो वो दोनों ही कन्वर्जन होती हैं, या फिर दोनों एनालिटिक क्वेश्चंस होते हैं कि ए में ये डाला तो बी बना, बी में ये डाला तो सी बना। ऑर्गेनिक शुरू कर दिए? कौन कौन से चैप्टर कर लिए? एल्केन्स एंड एल्योरीन्स डन है आपका अच्छे से? फिनोल्स भी डन है अच्छे से? केमिकल काइनेटिक्स का तो बता नहीं रहे, तो पूछती हूँ मेरे को। ठीक है, तो हमने बोला यहाँ इनिशियल लिखना है, यहाँ लेफ्ट आउट प्रेशर डालना है। तो इनिशियल तो हमारे पास पी आई है और पी आई की वैल्यू 0.4 है, तो ये हो जाएगा के 2.303 अपॉन टी हमने 100 सेकेंड पे ले लिया, लॉग इनिशियल प्रेशर 0.4 ले लिया। अब बचा हुआ प्रेशर, यहाँ पर हमें पीटी नहीं लिखना है, टोटल प्रेशर नहीं लिखना है, हमें ये वाला पोर्शन पी आई माइनस एक्स ये बचा है, एक्स इसमें से निकल गया इनिशियल प्रेशर में से, तो मुझे एक्चुअली पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्योंकि मेरा जो SO2 Cl2 बचा है वो पी आई माइनस एक्स के बराबर बचा है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि पी आई माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट आउट प्रेशर है। यहां तक समझ आया? स्टेप समझ आया? नहीं आया तो रिपीट करने को बोलो कि मैम प्लीज रिपीट। आ गया? ठीक है, अब x की वैल्यू हमने निकाली थी pt माइनस पी आई, तो pt है मेरे पास 0.7 और pi है 0.4। ठीक है, ये आ जाएगा 0.3। ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू। और pi की क्या वैल्यू थी? 0.4। तो अब मैं यहाँ क्या लिख दूंगी? 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.4 अपॉन 0.3। समझे मेरी बात? अब इस इक्वेशन को कॉपी करो, ये तीनों स्टेप्स लिखो, आपको जो सॉल्यूशंस बुक में मिलेगा आप यू विल गेट कंफ्यूज्ड, आप देख के आप बस फोकस रखो, फॉर्मूला सेम है, आप फोकस ये रखो ऊपर इनिशियल नीचे बची हुई प्रेशर लिखने हैं मुझको। ठीक है, आप ये इक्वेशन बनाना, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इक्वेशन बनाने में, वो समझने में, वो मेरे से पूछो, और नहीं तो ये कॉपी कर लो, इसी को रेफर करना, फिर जब भी कोई प्रेशर वाला क्वेश्चन होगा इसको देखना। ठीक है, अच्छा अब बताओ, और इसमें से कुछ करना है? ये क्वेश्चंस मैं करवाऊं असाइनमेंट के, या आप चाहते हो अल्कोहल फिनोल का मैं कुछ स्टार्ट कर दूं? आपको कॉन्फिडेंस आ गया, ओ अब तो हमें केमिकल काइनेटिक्स आ गया, या मैं ये क्वेश्चंस और करवा दूं? बोलो जल्दी। करवा दूं? चलो ठीक है, कि अल्कोहल करवा दूं? बोलो क्वेश्चन या अल्कोहल? अल्कोहल? हाँ, आपने हैंड रेज करना। क्वेश्चंस के लिए कौन बोल रहा है क्वेश्चंस करने? ये देख लो, क्वेश्चन मैं एक पूछूंगी, फिर नहीं आया तो फिर मुझे मतलब कॉन्फिडेंस से करना कि मुझे तो आ गया है।
उस हिसाब से क्वेश्चंस। नॉन मेडिकल बोल रहे हैं, हमें तो सब आता है, क्वेश्चंस नहीं करने बेटे। अल्कोहल शुरू कराऊं, नॉन मेडिकल अल्कोहल शुरू कराऊं? रेज योर हैंड्स अगर आप चाहते हो अल्कोहल शुरू किया जाए। चलो आप एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो और फिर मैं ये निकालो जरा सेक्शन बी से क्वेश्चन असाइनमेंट में से। ये क्वेश्चन फटाफट 2 मिनट दे रही हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर मुझे इसका आंसर दे दिया गया, आई मूव टू अल्कोहल्स। राइट, डन डील। चलो फिर फटाफट करो सॉल्व। इक्वेशन 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा चाहिए जैसे मैंने करवाया। अभी अल्कोहल शुरू हो जाएगा। बेटा बोलना नहीं है, जब हो जाएगा आप मेरे को बता देना कि मैम ये आंसर आ रहा है। तो एक क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन करना है, ये तो होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन भी करते हैं, वाला पार्ट करना है इसका, ये वाला और द डीकम्पोजिशन वाला। मैंने तो टेबल देख के क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन करना है आपको फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। वैसे ये चीटिंग मत करना अभी, मगर एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। नॉन मेडिकल जिन्होंने हैंड रेज किया था, तुम ही एक्सप्लेन करोगे ये क्वेश्चन, फटाफट करो। हो गया। अच्छा इस बात मेन टाइम पे बता दो मुझे, अल्कोहल फिनोल में प्रेपरेशंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? केमिकल प्रॉपर्टीज में से मेन क्वेश्चंस पुट होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि प्रिपरेशन में से हाइड्रेशन, जैसे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट। वो मैकेनिज्म 3 मार्क्स का आता है विद स्टेप्स, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ऊपर हेडिंग नीचे रिएक्शन, पूरा वैसे लिखना होता है। अगर वो मैकेनिज्म आपको समझ आया है तो हाइड्रेशन की तरह ही डिहाइड्रेशन होता है, और वैसे ही ऑर्गेनिक के पूरे मैकेनिज्म्स उसी मैकेनिज्म पे बेस्ड है। तो अगर
आपको, आप पहले सोच के आना आपने क्या क्या उस चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक मेरे साथ करना है, ठीक है। कि क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज में प्रिपरेशन में आपको बाकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ वेरी क्लियर होना चाहिए कि किसमें प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल बनता है तो कैसे बनाना है, कौन सा रूल लगाना है। प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल बनता है तो क्या रूल लगाना है। डायरेक्ट ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कहाँ मार्कोनिकॉफ कहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि ये क्वेश्चंस इसी तरह से पुट होते हैं। सेकेंडली मैकेनिज्म हाइड्रेशन का, मैंने कहा मैकेनिज्म एक ही कॉन्सेप्ट पे चलता है पूरे ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म, तो अगर वो नहीं आता है वो आना चाहिए। और केमिकल प्रॉपर्टीज में तो वो बहुत सारी हैं, वास्ट हैं, उसमें से तो क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे ही, ठीक है। तो अगली बार में थोड़ा सा पढ़ के आना। हाँ जी, नॉन मेडिकल हो गया बेटे, किसने तो किया होगा नॉन मेडिकल सेक्शन में। मैंने लर्न किया, ठीक है। आर्हीनियस का भी पूछूंगी, सारे फॉर्मूलाज 5 ही मिनट लगेंगे, किसी का भी नेम लेके मैंने फॉर्मूलाज पूछने आना चाहिए। दैट गिव्स अ कंफर्मेशन कि एटलीस्ट आपको फॉर्मूला याद है ठीक है। सेकेंडली ये असाइनमेंट कंप्लीट करके आनी है, इसमें से जो प्रॉब्लम है वो पूछनी है, ठीक है। और उसके बाद आपके टीचर हैं यहाँ पे। हाँ जी सर, आप बताएंगे नेक्स्ट टाइम केमिकल काइनेटिक्स आज तक ही करना है, नेक्स्ट टाइम जो मैंने अभी बोला वो तो मैं करूंगी, पूछूंगी तो सही इनसे। आई विल टेक 5 मिनट्स ऑफ नेक्स्ट क्लास, मैं पूछूंगी ये फॉर्मूलाज। और नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल्स पे ही हमने शिफ्ट होना है। हाँ जी मैडम, अल्कोहल फिर स्टार्ट कर दीजिए। अल्कोहल, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और ये करके आना नॉन मेडिकल, आई रिमेम्बर योर फेसेस, आई रिमेम्बर योर नेम्स। ये क्वेश्चन मुझे किया हुआ चाहिए नेक्स्ट टाइम। मैं पहले आई विल टेक माय 10 मिनट्स, आई विल टॉक अबाउट केमिकल काइनेटिक्स, आई विल आस्क यू फॉर्मूलाज और इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें एक इक्वेशन भी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इक्वेशन के साथ लर्न करके आना, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कर लो इसको अच्छे से। चलो, ओके, बाय।